नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार में 7वें चरण के अंतर्गत शिक्षकों की जो बहाली होने वाली थी, अब बिहार में सुपर टेट बीपीएससी से होने की पूरी प्रबल संभावना नज़र आती है। इस वीडियो में 4-5 सवालों को हम लोग देखेंगे। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये तमाम आप लोगों के कन्फ्यूजन्स हैं। आज इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद पूरे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, ध्यान अपना जो है वो बहाली पर, पढ़ाई पर लगा रहे होंगे। फिलहाल जो परिस्थितियां बन रही हैं उन सभी परिस्थितियों को हमने आपको बताया है। अब देखिए, जो महत्वपूर्ण सवाल आपके होते हैं उन महत्वपूर्ण सवालों में सबसे पहला सवाल होता है कि 7वां चरण का क्या होगा। सबसे पहला सवाल, क्योंकि 4 वर्षों से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, तो आखिर उस 4 वर्षों का क्या होगा। तो ये इस सवाल का दूसरा जो सवाल होगा कि परीक्षा जो भी कंडक्ट होने वाली है बीपीएससी के माध्यम से, वो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। ये सबसे बड़ा सवाल है आपके मन में। अगर ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से होती है तो फिर सिलेबस क्या होगा, कक्षा 1 से 5 की क्या सिलेबस होगी, कक्षा 6 से 8 की क्या सिलेबस होगी। तो ये तमाम सवाल आपके मन में है। प्राथमिक का मैंने लिखा है कि प्रक्रिया अलग है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक का प्रक्रिया अलग है, तो सिलेबस भी प्राथमिक का अलग है और माध्यमिक उच्च माध्यमिक का सिलेबस भी अलग है। जो एक सिलेबस कल माननीय रंजीत कुमार सिंह पूर्व प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने दिखाया है, उसके बाद से हम उस सिलेबस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या है उस सिलेबस में खास। प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए, सीनियर सेकेंडरी के लिए क्या वही सिलेबस है, इस पर भी चर्चा करेंगे। बीएड की एलिजिबिलिटी पर एक आपका प्रश्न आता है लगातार कि क्या बीएड एलिजिबल है प्राइमरी में या केवल डीएलएड होगा, इसके बारे में भी चर्चा होगी। और अंतिम में मैंने लिखा है कि महिलाओं की बल्ले बल्ले प्राथमिक बहाली में, तो क्यों केवल प्राथमिक में ही, क्यों माध्यमिक उच्च माध्यमिक में क्यों नहीं। तो इन तमाम सवालों का जो जवाब है इस वीडियो में आपको अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपको मिल जाएगा। और हम बिना वक्त गंवाएं आपका स्वागत करते हुए शुरू करते हैं कि 7वें चरण का क्या होगा। बिहार में 7वें चरण की जो प्रक्रिया है उसका आखिर अब क्या होगा। देखिए, सबसे पहले जो सवाल हमने लिया है कि बिहार के 7वें चरण यानी कि 7th फेज का क्या होगा। आपको पता है कि 7th फेज में कौन कौन से लोग हैं। 7th फेज में सबसे पहले हैं 2019 में जो कुछ दिनों से वंचित रह गए थे सीटेट पास अभ्यर्थी, वो हैं। 7th फेज में 2017 पास बीटेट क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं। 7th फेज के इंतज़ार में 2019 के पास एसटीईटी अभ्यर्थी हैं। तो इन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए और 2019 में सीटेट के अलावे 2020, 21 और अभी 22 के सीटेट अभ्यर्थियों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए 2022 तक के, इन सबको अगर जोड़ लिया जाए तो आंकड़ा 2 लाख के पार हो जाता है। तो ये लोग इंतज़ार कर रहे थे पिछले 4 वर्षों से कि अब हमारी बहाली आएगी और हम उसमें आवेदन करेंगे। लेकिन सरकार ने क्या कर दिया, सरकार ने इस आवेदन देने वाली प्रक्रिया को ख़त्म कर दिया और सरकार ने ये अनाउंस किया कि अब हम सुपर टेट लेंगे। एक सुपर टेट बीपीएससी के माध्यम से एक परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी और इस बीपीएससी की परीक्षा में 50% अंक लाना अनिवार्य है। जो लोग 50% अंक लाएंगे उन्हें ही आगे शिक्षक बनने की योग्यता या शिक्षक बनने की जो है अर्हता मिल पाएगी, वही शिक्षक बन पाएंगे, उन्हीं की नियुक्ति हो पाएगी। वेतन की भी बातें कल के अखबारों में 40 से 50 हज़ार के बीच में आई, हालांकि मूल वेतन 30 से 32 हज़ार या 34 हज़ार के आसपास की है। तो इन तमाम बातों को आप लोग जान रहे हैं। तो जो इंतज़ार कर रहे थे 7th फेज का, सरकार ने जैसे ही 10 अप्रैल 2023 को वो नियमावली लाई, उस नियमावली के बाद से अब ये 7th फेज की जो बातें थी वो अब विलुप्त हो गई हैं। यह 7th फेज अब नहीं होगा। अब जो भी है वो फ्रेश बहाली, एक तरीके से आप कह सकते हैं बीपीएससी की बहाली होगी, बीपीएससी की बहाली होगी और जिसमें 7th फेज का इंतज़ार करने वाले तमाम लोग बैठ सकते हैं। इनके अलावे और कोई नहीं बैठेगा, क्योंकि ना तो अभी कोई सीटेट होने वाला है, ना तो अभी कोई बीटेट होने वाला है, ना फिलहाल इस महीने में कोई एस्टेट होने वाला है। हालांकि एस्टेट की संभावना नज़र आती है, जून जुलाई की आसपास की जो समय है वो एस्टेट को लेकर के प्रबल संभावना दिख रही है। लेकिन अभी जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं उस वक्त तो कोई संभावना नहीं है। तो 7वें चरण का क्या होगा, इसका जवाब यह है कि 7वां चरण अब नहीं होगा। 7वें चरण की जगह पर अब बीपीएससी की परीक्षा होगी, जो गवर्नमेंट ने अभी तक मूड बनाई हुई है। हालांकि इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन मैं अभी वर्तमान परिस्थिति पर चर्चा कर रहा हूं, जो नियम वर्तमान में है मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं कि 7th फेज की बजाय
परीक्षा होगी, और जब परीक्षा होगी तो इस परीक्षा में जो उत्तीर्ण करेंगे उन्हीं की बहाली होगी। तो आप ये कह सकते हैं जो लोग इस परीक्षा को पास करेंगे वही 7वें फेज में टीचर बन पाएंगे। तो उम्मीद होगा कि 7वें फेज का क्या होगा, ये आपकी जो प्रश्न होंगे वो दूर हो गए होंगे। अब कब तक होगा परीक्षा, यह भी एक सवाल है। तो परीक्षा को लेकर के आने वाले 10 दिनों के अंदर में 10 दिनों के अंदर में आपके सामने जो वित्त विभाग का जो अप्रूवल वहाँ से भेजा गया है, या वित्त विभाग के पास शिक्षा विभाग का जो प्रस्ताव भेजा गया है वो क्लैरिफाई होके आ जाएगा। तब एग्जैक्ट अनुमान लग जाएगा कि हाँ भाई ये परीक्षा कब होने वाली है। हालांकि कल के अखबारों की माने तो 50 दिन के अंदर में नोटिफिकेशन, यानी कि 2 महीने के अंदर में नोटिफिकेशन जारी होने की बातें कही जा रही हैं। देखना होगा कि इस 2 महीने की बात में कितनी सच्चाई है। अब हम दूसरे मुद्दे पे और दूसरे सवाल पे आ जाते हैं कि परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। तो इस सवाल को जवाब देने के पहले आपको बीपीएससी का इतिहास जानना पड़ेगा। बीपीएससी ने अब तक जितने भी प्रशासनिक सेवा को लेकर के जो परीक्षाएं कंडक्ट कराई हैं, या फिर बिहार में हेडमास्टर को लेकर के परीक्षाएं कंडक्ट कराई हैं, या फिर प्रधान शिक्षक की आप बात कर ले, पिछले ही साल इनकी परीक्षाएं जो बीपीएससी से ही कंडक्ट हुई थी, इन सभी को लेकर के बीपीएससी ने परीक्षा जो आज तक ली है वो ऑफलाइन ही ली है। इसलिए पूरी संभावना है कि आपकी परीक्षा यानी कि बीपीएससी के माध्यम से जो सुपर टेट की बातें हैं वह भी ऑफलाइन होगी। इसमें कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। हालांकि बीपीएससी एक विश्वस्त संस्था है, विश्वस्त आयोग है, लेकिन पिछले दिनों बीपीएससी से भी पेपर लीक की बातें सामने आई है। इसलिए यह भी कह पाना कि परीक्षा में कोई धांधली नहीं होगी या कोई धांधली होगी, दोनों ही बातें उचित नहीं है। जो भी होगी हमें बीपीएससी के माध्यम से यह उम्मीद होनी चाहिए या उम्मीद करनी चाहिए कि बीपीएससी एक प्रतिष्ठित आयोग है, और अपनी आयोग की विश्वसनीयता बचाए रखने के जो बावजूद ये अपने प्रश्न पत्र को जो पिछली बार लीक होने की खबरें आई थी उस खबर को दोबारा नहीं दोहरा पाए। तो ये हो गई कि ऑफलाइन होगी कि ऑनलाइन होगी। तीसरे प्रश्न पर और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम आ जाते हैं कि भाई सिलेबस क्या होगा। देखिए सिलेबस जो है 3 प्रकार के शिक्षक मैंने आपको बताया था पहले भी, एक तो पीआरटी के, एक तो टीजीटी के और एक पीजीटी के। अब ये बहुत बड़ा सवाल है। पीआरटी में आपको हो गए कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8, इन लोगों के सिलेबस अलग होंगे, ध्यान से समझिएगा। टीजीटी में हो गए कक्षा 9 से 10 और 9 से 10 कक्षा हो गए टीजीटी में, और पीजीटी में हो गए कक्षा 11 से 12। तो ये शिक्षक बनने की जो क्लास डिवीज़न है वो है। तो पीआरटी का जो सिलेबस होगा उस पर हम लोग अगर चले तो 1 से 5 और 6 से 8 को लेकर के कल पूर्व शिक्षा जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक है रंजीत कुमार सिंह, उन्होंने एक सिलेबस जो है अपने यूट्यूब चैनल से जारी किया, जिसमें मूल फोकस टीचिंग एप्टीट्यूड और जीएस को दिया। ये कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 की बातें कर रहा हूँ मैं, इसमें हाई स्कूल और +2 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान से समझिएगा। ये जो सिलेबस की जो मैं बात कर रहा हूँ कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 की, मैंने पहले भी कहा है कि कक्षा 8 तक के अभ्यर्थियों के सिलेबस को जनरल रखा जा सकता है, लेकिन कक्षा 9-10 के अभ्यर्थियों के सिलेबस को अगर जनरल रखा गया तो यह विवाद का कारण बन सकता है। कैसे बनेगा मैं इसी वीडियो में आगे समझाऊंगा। तो पहले कक्षा 1 से 8 और 1 से 8 तक की अगर हम बात करें तो मेन पोर्शन जो होगा वो जीएस का होगा, जो कि 75 नंबर के होंगे। आपको पता है कि टोटल 100 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें 50% लाना अनिवार्य है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। इन सब बिंदुओं को हमने कल आपको बता दिया है। तो जो जीएस की जो इस बार जो पोर्शन आपको माननीय रंजीत कुमार सिंह शिक्षा निदेशक पूर्व के जो हैं आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने जो अपनी संभावना व्यक्त की है उसी के आधार पर मैं अगर बताऊं तो विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार का योगदान, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल, ये उनका अनुमान है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं ये कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के लिए है। तो अगर आप सीटेट और बीटेट क्वालिफाई हैं प्राइमरी और जो मिडिल में हैं उनके लिए अगर आप एलिजिबल हैं केवल, तो आप इस सिलेबस को ध्यान में रख करके अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कक्षा 9 से 10 में हैं और कक्षा 11 से 12 के आप कैंडिडेट और एस्पिरेंट हैं, तो आपके लिए जो सिलेबस होगा जहाँ तक मुझे संभावना है कि विषय वस्तु से संबंधित होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि कल के अखबारों में भी यह प्रकाशित हुआ था कि एक जो कोटि है, एक जो संवर्ग है वो विद्यालय अध्यापक का है। ध्यान से समझिएगा, विद्यालय अध्यापक का है, और एक जो कोटि होगा वो विद्यालय विषय अध्यापक का होगा, विद्यालय विषय विशेष अध्यापक का होगा। तो ये जो विद्यालय अध्यापक का जो पद है
वो आपको 1 से 5 और 6 से 8 के अभ्यर्थियों के लिए, और विद्यालय विषय जो विषय विशेष अध्यापक का जो संवर्ग होगा ये कक्षा 9, 10 और 11, 12 के लिए। तो ये जो विषय विशेष की जो बाध्यता लग रही है वह इसलिए लग रही है क्योंकि आप हाई स्कूल में या +2 में उसी स्पेसिफिक विषय को लेकर के जाएंगे पढ़ाने के लिए। अब +2 में मान लीजिए कि किसी बच्चा का कंप्यूटर साइंस है, अब उससे आप पूछ दीजिएगा हिंदी, तो वो क्या बता पाएगा। या सपोज कीजिए कि +2 में किसी का हिंदी विषय है, हिंदी विषय से अगर उसने मास्टर्स कर रखा है और क्वालिफाई STET कर रखा है हिंदी विषय से या अंग्रेजी विषय से, अगर आप उससे गणित के सवाल पूछिएगा तो फिर ये तो कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी और मामले को फंसाने की बातें हो गई। दूसरी ओर अगर माध्यमिक की चर्चा कर लें तो आपको पता है कि माध्यमिक में मैथमेटिक्स में सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या मैथमेटिक्स माध्यमिक में आपको जो है मैथमेटिक्स पढ़ाना है 1 to 5, 6 to 8 में तो जनरल सारे लोगों को मैथ साइंस या कुछ भी लोग पढ़ा लेते हैं। 6 to 8 में हालांकि इस चीज़ की बाध्यता है, विषय विशेष सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान, ये सब की बहाली होती है, लेकिन फिर भी 9, 10 में उस स्पेसिफिक विषय की ही बहाली होती है। अगर आप गणित के टीचर बनेंगे तो आप जा कर के हिंदी नहीं पढ़ाएंगे, आपको गणित ही पढ़ाना पड़ेगा, आप गणित के शिक्षक ही कहलाएंगे। लेकिन 1 से 5 में आपको सारे विषयों को पढ़ा देना पड़ेगा, इसलिए एक जनरल क्वेश्चन वहाँ पूछना संभव है, लेकिन यहाँ जनरल क्वेश्चन पूछ पाना संभव नहीं है, ये टेक्निकल पहलू है। तो यहाँ पर आप विषय विशेष की जो है पढ़ाई, करंट अफेयर्स की पढ़ाई, अपना जो समसामयिकी है उसकी पढ़ाई आप जारी रख सकते हैं। अब बाकी 10 दिनों के अंदर में आपको एक्चुअल सिलेबस क्लियर हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे आप TGT की तैयारी कर रहे हो या फिर +2 हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हो। अब हाई स्कूल में कंप्यूटर विषय के अभ्यर्थियों के लिए लगातार प्रश्न है कि कंप्यूटर साइंस वाले क्या करें। तो या तो 2 ऑप्शन है, या तो आप 1 वीक तक और इंतज़ार करें, अदरवाइज आप अपना जो GS पोर्शन है, जैसे कि 50 नंबर का आपको पहले भी STET में पूछा था, टीचिंग एप्टीट्यूड है, थोड़ा सा उसको आप देखते रहिए। अपने विषय वस्तु विषय विशेष के जो प्रश्न हैं या जो टॉपिक है उनको आप देखते रहिए, और 1 वीक में जब क्लियर हो जाएगा तो अपना फुल फ्लेज जो है तैयारी आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बेहतर रास्ता है, और जो बाकी जो तमाम विषय के हैं उनके लिए बेहतर रास्ता है। अब देखिए, ये सब मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं परीक्षा का सपोर्ट या नियमावली का सपोर्ट कर रहा हूँ या विरोध कर रहा हूँ, ऐसी कोई बातें नहीं हैं। जो बातें सामने हैं उन सारी बातों को रखना मेरा कर्तव्य है। नियमावली का विरोध भी होता है तो उस विरोध को भी मैं आपके सामने रखता हूँ, और जो परीक्षा को लेकर के जो लगातार खबरें चलती हैं उन खबरों को भी मैं आपके सामने रखता हूँ। तो अगर हम प्रश्न की ओर चले, सिलेबस तो हो गया, अब अगला प्रश्न है कि B.Ed एलिजिबल है या केवल DLED होगा। देखिए, इस प्रश्न का जवाब मैं आपको बता दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में B.Ed और DLED को लेकर के मसला जो है वो अभी पेंडिंग है। तो जब तक इस मसले को लेकर के कोई स्पष्ट निर्णय नहीं आता है तब तक बिहार में भी B.Ed जो है वो एलिजिबल है, और अभी भी आपके लिए अगर आज बहाली आ जाती है तो B.Ed एलिजिबल है। कल को अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है और B.Ed अगर वहाँ पर जीत जाता है तो B.Ed एलिजिबल है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस बात की जो मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ ये हाइपोथेटिकल बात में कर रहा हूँ, दुर्भाग्यवश अगर DLED की जीत हो जाती है, B.Ed को प्राइमरी से बाहर कर दिया जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में, अगर ऐसा होता है तब वहाँ B.Ed को परेशानी हो सकती है, अन्यथा ऐसी कोई परेशानी B.Ed को लेने की आवश्यकता नहीं है। अब तक B.Ed बिहार में बहाल है और आगे भी बहाली B.Ed की होगी। आप B.Ed किए हुए हैं तो भी कोई परेशान होने की बात नहीं है। उम्मीद होगा इस प्रश्न से भी आपका जो डाउट था वो क्लियर हुआ होगा। अब मैंने लिखा है कि प्राथमिक की अलग है प्रक्रिया। कैसे मैंने लिखा है? इसलिए प्रक्रिया अलग है कि भाई पहले जो प्रक्रिया होने वाली है वो माध्यमिक उच्च माध्यमिक की होने वाली है। लगातार आपको चर्चाएं मिली होंगी कि पहले हाई स्कूल +2 की होगी और उसके बाद प्राइमरी की प्रक्रिया होगी। तो प्राइमरी की अभ्यर्थी तैयारी अपना जारी रखें, लेकिन पहले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और अलग से आपकी जो है वो प्रक्रिया शुरू होगी। अलग से आपकी जो परीक्षा होगी, सिलेबस अलग होगा, लेवल अलग होगा, वेतन अलग होगा, संवर्ग अलग होगा, सब चीज़ आपकी अलग है। इसलिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा था कि प्राथमिक की जो बहाली है वो अलग है, तो इसको आप एक करके ना देखेंगे, हर चीज़ आपकी अलग है। हाँ, ये प्रयास जरूर होना चाहिए कि दोनों की जो परीक्षा है वो साथ में हो जाए, दोनों की बहाली साथ में हो जाए। लेकिन आपको पता है कि गवर्नमेंट ने आज से साल भर पहले ही इस बात की अनाउंसमेंट की थी कि पहले हम ऊपर से बहाली करते आएंगे, +2 हाई स्कूल, तब 6 to 8, तब 1 to 5। तो इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में बहाली होगी, तो आपकी बहाली थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है, लेकिन ज़्यादा विलम्ब ना हो इसके लिए प्रयास करना होगा। महिलाओं की बल्ले बल्ले मैंने लिखा है प्राथमिक बहाली में, ऐसा क्यों लिखा है? देखिए क्या बात है कि अगर हम चर्चा करें माध्यमिक उच्च माध्यमिक की यानी कि स्टेट की,
तो यहाँ पर क्या है कि STET में महिला अभ्यर्थी जो हैं वो तो क्वालिफाई जितने हैं उतने हो चुके हैं। अब जैसे सपोज कीजिए कि अगर अंग्रेजी विषय स्टेट की हम ले लेते हैं माध्यमिक की, तो कुल 4600 अभ्यर्थी ही क्वालिफाई हैं। अब इन्हीं 4600 में कुछ महिलाएं हैं कुछ पुरुष हैं, तो यहाँ पर तो जितनी महिला हैं उनको पता है कि कितनी महिला है, जितने पुरुष है ऑलरेडी क्वालिफाई हैं। एक्स्ट्रा स्टेट अगर नहीं होता है, अगर एक्स्ट्रा स्टेट नहीं होता है तो ये महिलाओं को कोई परेशानी स्टेट में नहीं होने वाली है। सीट अधिक है, महिलाओं की संख्या कम है। लेकिन बाकी विषय में भी यही हाल है। एक सोशल साइंस विषय में थोड़ा ज़्यादा महिला है, कंप्यूटर विषय में थोड़ा ज़्यादा महिला क्वालिफाई हैं। लेकिन अगर आप प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में महिलाओं की जो संख्या है वो अधिक है, और अधिक होने के साथ उनको 50% का आपको आरक्षण भी मिला हुआ है। तो कहीं पर भी आप देखेंगे तो महिलाओं की स्थिति जो है वो गड़बड़ नहीं है। अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो आपकी बहाली के लिए पर्याप्त सीट है, रिजर्वेशन है। तो आप अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से करें, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपना जो पूरा जो प्रयास है वो अपने पढ़ाई में लगाएं, ताकि सीटें पर्याप्त हैं, आपकी सीटों पर आपका हक हो। इसके लिए मैंने लिखा है कि जो रिजर्वेशन 50%, पहले भी आपको ऊपर रिजर्वेशन मिलता ही था, इस बार 50% की बातें हैं, तो इसका लाभ आप अवश्य उठाएं। महिला होने के लिए आपका ये अधिकार, जो लेडीज़ फर्स्ट की बातें होती हैं, तो आपको बिहार सरकार ने जो आरक्षण दिया है, जो रिजर्वेशन दिया है, उसका लाभ आप उठाएं और आपकी स्थिति ज़्यादा सुदृढ़ हो, इसके लिए आप निरंतर प्रयासरत रहें। तो उम्मीद होगा कि सारे बिंदुओं को हमने इस वीडियो में स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो फिलहाल के लिए इन्हीं सभी बिंदुओं के साथ हम आपको यहीं छोड़े जाते हैं, इसी उम्मीद, इसी शुभकामनाओं के साथ कि आप जहां होंगे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।